करते स्टार्ट होगी वीडियो। तो बेटे कल लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे, शुरू किए थे जस्ट, कि जिसमें हमने ना रिजल्टेंट पढ़ लिया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के दो वेक्टर जब भी एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट ये फॉर्मूले से आता है। अब स्पेशल केस है, पहला केस क्या है, अगर दोनों वेक्टर किए होंगे पैरेलल, पैरेलल में दोनों में एंगल कितना होगा 0, cos 0 कितना होता है 1। अगर ये वाली टर्म 1 होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ना, वो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम क्यों बोला गया, बिकॉज cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, 0 नहीं, क्या कहना है -1। अगला केस देखो कौन सा है, सेकंड वाला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, मतलब एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर लग रही है, दोनों एक दूसरे को ऐड होने को अपोज करेंगे। अपोज, अपोज का मीनिंग क्या होगा, थीटा कितना हो गया cos 180 आपको निकालना सिखाया हुआ मैंने, इसकी वैल्यू कितनी होती है लर्न कर लो -1, कितनी होती है, आपने एक चीज लर्न कर लेनी, अपनी कॉपी पे लिख लो, cos n पाई ये होता है -1 पावर n, सारे आंसर निकाल देगा, ठीक है। पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, मान लो अगर n कितना है 0 है तो cos 0 कितना हो गया -1 पावर 0, किसी की पावर 0 तो क्या होता है, और अगर मान लो n कितना हो गया 1 हो गया तो cos 180 कितना आएगा -1 पावर 1, कितना आंसर आएगा। ऐसे ही चलते जाएंगे आगे, मान लो पेपर में आ गया तो cos 720 कितना आ गया cos, इसको कैसे लिखेंगे cos 4 इंटू 180, क्या लिखेंगे cos 4 इंटू, जो कि क्या बनेगा -1 पावर 4, आंसर क्या आएगा। तो cos में 180 डिग्री के मल्टीपल जब भी आ जाते हैं इट इज वैलिड फॉर 180 डिग्री ओनली, जब भी उसके मल्टीपल आएंगे तो आपने ये वाला cos n पाई वाला लगाना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे रिजल्टेंट, यहां पे a माइनस बी लिखा हुआ, इट मे बी b माइनस ए, ये b माइनस ए भी हो सकता है, बड़ा कौन होगा, मान लो राइट ये वाली फोर्स ज्यादा है ये वाली फोर्स कम है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो ये कम हुई तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए। वेक्टर एडिशन कहते हैं कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, 5 + 2 7 होता है, 2 + 5 भी क्या होता है। तो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो, चाहे a + b करो चाहे b + a करो, इट डजंट मैटर, पहले कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, इसमें कितने वेक्टर एट ए टाइम ऐड कर रहे हैं, हाउ मेनी वेक्टर वी आर एडिंग, 3 कर रहे हैं ना, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ठीक है, जो इसका रिजल्ट है वो किसमें ऐड कर दिया a में, यहां पहले 2 का निकालो फिर थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन ये एमसीक्यू असर्शन रीजन में आता होता है, स्टेटमेंट दे देते होते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव और रीजन लिख देंगे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, बोथ आर ट्रू बट दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर, दोनों इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो असर्शन रीजन में प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक बन रही है वीडियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास यहां पे कितनी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, ठीक है, और ये भी कितनी है, क्या दोनों के वेक्टर एरो लेंथ सेम है कि डिफरेंट है, सेम करने का क्या मीनिंग हुआ, क्यों सेम किया मैंने, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, क्या डायरेक्शन सेम है, क्या ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो हम लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ, क्या लगाते हैं, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट ना हो, जैसे पहला वेक्टर ये आए, दूसरा मान लो ये आ जाता, ये ऑर्डर में है टेल हेड, तब हम क्या लगाएंगे ट्रायंगल लॉ, ठीक है। बट जब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, आपने इसके अराउंड एक पैरेललोग्राम बना दी, ये कौन हो गया रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट अगर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट के ये दोनों एंगल क्या होंगे, इसका मीनिंग रिजल्टेंट एक्ट अलोंग बाइसेक्टर, रिजल्टेंट एक्ट अलोंग, ये आपने लर्न करना, ठीक है, कि अगर दोनों वेक्टर क्या है इक्वल, रिजल्टेंट किसके अलोंग लगता है बाइसेक्टर के हाफ एंगल के अलोंग, मीन अगर इन दोनों में पहले एंगल 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट ने दोनों का कितना कितना बना देना है 30, ठीक है। और अगले पॉइंट में पढ़ो क्या लिखा है, अच्छा ये भी एक चीज कहता है अगर वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, कितने वेक्टर हैं, देन मिनिमम 3 कोप्लेन वेक्टर, अगर 3 वेक्टर होंगे ना, 3 कम से कम कितने हो सेम प्लेन में हो और तीनों क्या अनइक्वल, उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। तो कोई पेपर में क्वेश्चन पूछे कि 2 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, पहले बताइए, एक 5 है एक 7 है, क्या इनको कभी ऐड करके 0 आ सकता है,
5 माइनस 7 करोगे तो -2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। टू अनइक्वल, कॉपी पे लिख लो, टू अनइक्वल वेक्टर नेवर रिजल्ट इन जीरो, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्ट कभी जीरो नहीं आना, ठीक है। और दो वेक्टर का रिजल्ट जीरो कब आता है? व्हेन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। कॉपी पे लिख लो, टू अनइक्वल वेक्टर्स नेवर हैव जीरो रिजल्टेंट, टू अनइक्वल वेक्टर्स नेवर हैव जीरो रिजल्टेंट, दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगले में लिखो, बट टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, बट टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैव जीरो रिजल्टेंट। इस पे लग सकता है, बट एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए था। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलेंगे तभी पैरेलल लगता है। अगर एक इधर लग रहा है, एक आ रहा है, तब लगना है ट्राइंगल लो, ठीक है। वो ट्राइंगल बाद में। ये क्लियर हो गया? पहले क्या लिखवाया कि दो अनइक्वल वेक्टर, उनका रिजल्टेंट कभी जीरो आएगा, उनको क्या होना पड़ना है? एक +5 एक। बट अगर क्या लिखा है, अगर वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, उनका रिजल्ट जीरो चाहिए, तो कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए? 3। एमसीक्यू ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी, लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स यू नीड, हाउ मेनी अनइक्वल वेक्टर्स यू नीड फॉर जीरो रिजल्टेंट, फॉर जीरो रिजल्टेंट, जीरो रिजल्टेंट के लिए कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए आपको? बताओ। 3 चाहिए कम से कम, 2 से नहीं, 2 तो इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए थे, ठीक है। लग गया पता? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने चाहिए? 3। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ए लॉन्गर मैग्नीट्यूड है, लार्जर, बी क्या है? शॉर्टर। जो वो वेक्टर लॉन्गर लेंथ का है, रिजल्टेंट किसकी तरफ भागेगा? लॉन्गर वाले की तरफ जाएगा। तो अल्फा क्या होगा? छोटा, बीटा क्या होगा? ये, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। जो वेक्टर लार्जर होगा, रिजल्टेंट उसी की तरफ लीन करता है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आता होता है। डायग्राम दे देंगे और कहेंगे अल्फा बीटा में रिलेशन बताओ। एक होगा अल्फा इक्वल टू बीटा, एक होगा अल्फा लेस देन बीटा, एक अल्फा मोर देन बीटा, और एक होगा नन ऑफ दी। तो आपने याद रखना है कि डायग्राम में देखना है विच वन इज लॉन्गर। कोई नहीं बताएगा कि ए इज ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, बी इज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपको याद करना है चीज। कहते हैं अगर वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है और नॉन कोप्लेनर है, क्या है? सेम प्लेन में। अब पिछले केस में ऊपर पड़ा था, कोप्लेनर थे कि नहीं? क्या ये तीनों कोप्लेनर थे एक ही प्लेन में? अब क्या आया? 4 है नॉन कोप्लेनर। अगर पेपर में आए कितने वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होता है अगर वो प्लेनर हो, तो कितना आंसर आना है? एक ही प्लेन, ट्राइंगल बनाएंगे। और कितने वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होगा, वो क्या हो? कोप्लेनर। वो कितने होंगे? 4। वो पता कैसे होंगे? ये देखो, ये चौक का सेटअप नजर आ रहा है, ठीक है, 3D में है ना। ये ना ऐसे है, एक वेक्टर ये है, एक उसके पीछे, कैंसिल कर गया, एक ऊपर है, एक नीचे, कैंसिल कर गया। कितना रिजल्ट आया? क्या ये सारे एक प्लेन में है? ये ऐसे रैंडम है 3D में, कोई इस प्लेन में जा रहा है, कोई उस प्लेन में जा रहा है, ऐसे हैं अलग अलग प्लेन में, ठीक है। तो आपने याद रखना है इनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एंगल उन दोनों में कितना था? थीटा था। एंगल कितना था? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट कहां पे होता है? एंगल बाइसेक्टर पे होता है ना। थीटा का बाइसेक्टर कितना होगा बोलो? θ/2। तो आंसर में ही आएगा। ये फॉर्मूला लर्न करो, लिखो सारा, कि आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है कि अगर आपके पेपर में दो फोर्सेस 30 डिग्री पे लग रही हैं या 60 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं तो आपने रिजल्टेंट निकालना है। तो सिंपल आंसर क्या होगा? 2a cos θ/2, बस, ठीक है। मैं यहां पे दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं, आपने याद रखना है ये चीज। पेपर में आपने एमसीक्यू मिल गए, आपको न्यूमेरिकल मिल गया। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, उनको स्मॉल ए बोल दिया, तो अगर आपने ये निकालना है a प्लस बी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या ये a प्लस बी का है? मैग्नीट्यूड। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 2a cos। अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्शन निकालना है, अब ध्यान रखना, ऑल द वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन सेम, कोई रैंडम है इधर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट पता कितना आना इनका सब्ट्रैक्शन का? 2a
ये एमसीक्यू के रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि दो वेक्टर थे, इक्वल मैग्नीट्यूड था, दोनों में एंगल कितना था थीटा, तो उनका रिजल्ट कितना आएगा, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, पहले केस में एडिशन है, दो वेक्टर को क्या कर रहे हो, रिजल्ट निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो। दूसरे में क्या कर रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं है, दोनों में एंगल कितना है। तो एक वेक्टर आपके पास ये है, दूसरा ये है, दोनों में एंगल कितना है, थीटा। तो अगर इनको ऐड करोगे तो ये, अगर इनको सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्शन वैसे आगे आना है, मैंने पहले ही बता दिया, फॉर्मूले दोनों लिख लो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले। इसके बाद कौन सा पीरियड है आपका, तो फिर 7वीं क्लास में जाना, उनको इधर भेजना बच्चों को। ठीक है बेटे, क्लियर होगी चीज। देखो उन्होंने एक एमसीक्यू दिता भी है, ए क्लियर हो गया, थीटा बाई 2 क्यों आ रहा है, बाइसेक्टर पे है। और स्पेशल केस एक दे दिया कि 120 होगा आंसर, तो पूरा बता दिया आपको रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, कहता है रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये लर्न करना आपने। जैसे आप आई कैप और कोई जे कैप है, दोनों यूनिट वेक्टर है ना, इनको आपने ऐड किया, इनका रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ही इज आस्किंग दिस मच। अगर रिजल्टेंट दो वेक्टर इज अनदर, कंडीशन है कि अगर इनको ऐड करके एक और कोई यूनिट वेक्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिजल्ट को ऐड करके नया यूनिट वेक्टर मिल गया, तब ये रिजल्ट वेरीफाइड होता है। तो एंगल कितना होता है, 120, जो डायरेक्टली लर्न करना। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे। दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर फॉर न्यूमेरिकल्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता कब लर्न होती हैं, अभी आप एक बार पढ़ोगे भूल जाएगी, फिर दूसरी बार रिवीजन करोगे, थोड़ा सा 4 याद रहेंगी, तीसरी बार रिवीजन करोगे अगस्त टाइम पे 5 याद हो जाएंगी, फिर फाइनल तक आते हैं तो सारी याद हो जाती है, इतनी जल्दी नहीं याद होती। ठीक है, इट टेक टाइम, रिवीजन बार बार करनी है। एक आज जाके पढ़ोगे, एक वीकेंड पे पढ़ा करो, जो पूरे वीक में काम हुआ उसको किया करो। ठीक है, तो ये क्लियर होगी पहले सारी प्रॉपर्टीज। ये थे पैरेलल लॉ के स्पेशल केसेस। पेपर में अगर केसेस आते हैं तो 3 ही करने होते हैं, कौन कौन से, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180। पेपर में 3 ही पूछते हैं, जो बाकी वाले हैं ना वो सारे असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब जो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स ऑफ पॉलीगन है ना, वो नहीं अभी करना हमने। ठीक है, वो भी नहीं करेंगे अभी, हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल से। चलो पहले क्वेश्चन लिखो एक, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स हम बाद में करेंगे। लिखो, इफ पी एंड क्यू वेक्टर एक्ट एट ए पॉइंट such that maximum result is 18 units and minimum resultant 4 units. Find them. दो वेक्टर है पी एंड क्यू, कोई डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ पी एंड क्यू लिखा। कहते हैं उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है, 18 है, और मिनिमम कितना है, 4 है। कुछ नहीं बताया। अब बताओ, आपने अभी नोट पढ़े हैं, स्पेशल केसेस लिखे थे, कॉपी पे देखो, आपने उसमें लिखा था मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और मिनिमम का क्या होता है। तो मीन सम कैसे करेंगे, ए प्लस बी कितना गिवन है, 18, और ए माइनस बी कितना गिवन है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। क्या ये पहले किया हुआ आपने ऐसा सम, कौन सी क्लास में किया था, जिसमें 2 वेरिएबल थे, x प्लस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई, किया था 10th में, किया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एलिमिनेशन। क्या ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, 2b 22 हो जाएगा, और b कितना आ जाएगा, b कितना आ गया, कोई डाउट पहले, ये ठीक है, पहले साइन चेक कर लेना बस। यहाँ कौन से वाले में, अच्छा, हाँ तो 2b है, ठीक है, बाकी ठीक है सारा।
मैंने ठीक किया, ए प्लस बी 18 था, ए माइनस बी 4 था, हमने माइनस, अच्छा 14 14 मैंने ऐड कर दिया 14 और कितना आ गया 7, बी 7 आ गया तो ए कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, करो बेटे कॉपी पे सॉल्व, वैल्यू पुट करो और बताओ कितना आंसर आएगा, 11, तो दो वेक्टर कौन से हो गए, 11 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ टू इक्वल वेक्टर्स acting at 120 degree, if two equal vectors acting at 120 degree, then calculate their value if, then calculate their value if resultant is 10 units, then calculate their value if resultant is 10 units, कैसे करेंगे बोलो बेटे, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो आपको पता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos थीटा की वैल्यू कितनी है और रिजल्टेंट कितना था 10 है, cos 120/2 कितना हो गया, cos 60 कितना होता है, कटिंग करके ए कितना आ गया, ऐसा मीनिंग क्यों होया, ईच वेक्टर इज आल्सो 10 यूनिट्स, ईच वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट्स, ओके हो गया क्लियर, करो नोटिस को, ठीक है। नेक्स्ट, इफ P and Q have their resultant, पहला पार्ट है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दूसरा पार्ट है 2 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन फाइंड एंगल, ठीक है, दो वेक्टर हैं पी एंड क्यू चल रही, ठीक है, दो वेक्टर के पी एंड क्यू, उन्होंने का रिजल्टेंट पार्ट 1 में कितना गिवन है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और पार्ट बी में कितना गिवन है 2 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बेटे, फाइंड हमने करना है एंगल बिटवीन देम, चलो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ना इक्वल है ना एंगल पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं रिजल्टेंट का, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, मैंने pq में क्यों बोला, बिकॉज वेक्टर p एंड q है कि a एंड b है, a एंड b वेक्टर गिवन जो है कि p एंड q है, p एंड q में, अच्छा पहले पार्ट में r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कर दिया, क्या आप बता सकते हो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले क्या करेंगे, करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो आ जाए, कट जाएंगे ये सारे, अब जो 2pq मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहां पे क्या हो गए, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो को डिवाइड करते हैं, कॉस की वैल्यू जीरो कितने एंगल पे होती है, π/2 या 90 डिग्री, ये एमसीक्यू भी आ सकता है पर, कितने एंगल होता है π/2 या 90 डिग्री, लिखो,
ठीक है, कर ले नोट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। सेकंड पार्ट अब करो। सेकंड पार्ट में क्या चेंज करेंगे? रिजल्टेंट कितना अब पढ़ो, कितना रिजल्टेंट? इसका मीनिंग क्या होगा? सेकंड पार्ट में जब शुरू करेंगे, ये नोट कर लिया सर, यहां पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2p² 2q² p² प्लस q²। सिंप्लीफाई करेंगे, 2p² में से p² गए, क्या कुछ आ रहा है कुछ फॉर्मुलेशन? p² प्लस q² अपॉन 2p कुछ है? नहीं है ना। 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और ट्रिग्नोमेट्री होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कौन सी होती है? अगर यहां पे कॉस है ना, उधर जाके क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। कोई बच्चा ये ना करे कि कॉस यहां पे न्यूमरेटर तो यहां पे डिनोमिनेटर में कर दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 1/cos कुछ नहीं होता, इसको क्या बोलना है? कॉस इनवर्स। इतना ही छोड़ाना बस, थीटा, बस इतना आंसर है। कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अनदर ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जो क्लास 12th में होती है। ठीक है, बट आपने मेडिकल है आपका, आपने करनी नहीं है, आपको बस इतना बताना चाहिए। हाँ, जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं आपसे बताते जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, 2 यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 4 आना था, तो यहाँ पे 3 आना। ठीक है, हो गया आंसर ठीक। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना कि गलती ना हो। ये गलती कैसे ठीक होगी? रेडू करके बार बार अपना आंसर रीड करो कि जो कर रहे हो क्या एवरी स्टेप ओके है। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, डन। अब अगला लिखो क्वेश्चन। लिखो, when two vectors act at a point, when two vectors act at a point, result in 20 units, result in 20 units if one of the vector या वन ऑफ द ईच वेक्टर लिख लो, वन ऑफ द वेक्टर ईच वेक्टर, if each vector increase to 2 times, then calculate, increase to 2 times, then calculate new resultant if no change in the direction, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, बट मैग्नीट्यूड क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। अब ना वेक्टर पता है ना एंगल पता है, पहले दोनों का रिजल्टेंट कितना बोला हुआ है? 20। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आर इक्वल, जब देखो इक्वल बोले नहीं है तो ये लगाएंगे, ये पहला केस हो गया, ये 20 हो गया ना रिजल्टेंट। सेकंड केस में क्या किया? ईच वेक्टर को डबल कर दिया, क्या मतलब हुआ? ये 4p², ये भी कितना हो गया, और ये 2p 2q 4 8pq। क्या इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है? सभी में 4 कॉमन निकाल लें, ये 4 स्क्वायर रूट के बाद कितना आएगा? और ये कौन है? ये कौन है? ये सारा 20, तो 2 × 20 कितना हो गया? ये भी एमसीक्यू है,
ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी डायरेक्शन चेंज नहीं की, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज करके बोल दे। अब लिखो इफ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू सी कैप, क्या मीनिंग है इसका? दो वेक्टर का रिजल्टेंट सी है कि दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। वैसे तो मैंने को प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है, पढ़ो कितना एंगल होता था? 120। आंसर 120 आना है। कैसे आना है ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है, बाकी कल करेंगे। अच्छा बेटे क्वेश्चन लिखो, वेक्टर एडिशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोटर बोट, अ मोटर बोट रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, मोटर बोट है, किधर जा रही है? टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, एट 25 किलोमीटर पर आवर, and the water current in that region is 10 किलोमीटर पर आवर। लिखो बोट नॉर्थ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट का की मतलब होता है रिवर फ्लो, वेव फ्लो। ठीक है, मतलब पानी स्टेगनेंट नहीं है, वी आर इन रिवर। रिवर का पानी फ्लो करता है कि नहीं करता? ठीक है, तो रिवर का पानी कहां जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। कहां जा रहा है? लिखो इन द डायरेक्शन 60 डिग्री, इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ वाल जा रहे हैं, कितनी डायरेक्शन जा रहे हैं? 60 डिग्री। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना? लिखो फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी, कैसे निकालेंगे वो देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो केबल, ठीक ठीक थोड़ा ना बांधना। चलो बेटे देखो इधर, बेटे पहले नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, क्या ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशन है कि 3D है? जो शिप सेल करेगा या मोटर बोट जाएगी वो वहां में जाएगी कि रिवर में रहेगी? तो कौन सी प्रॉब्लम है? 2D। अच्छा, जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नॉर्थ ऊपर है, ऐसे तो नहीं बोलते। मैप में नॉर्थ ऊपर होता है बट एक्चुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल है। जैसे अगर सनराइज वहां से हो रहा है तो वो कौन है? ईस्ट। ये कौन है? और इधर क्या होना है? नॉर्थ। जम्मू कश्मीर इस साइड पे है, ठीक है। वेरका से आगे जाते हैं तो कहां जाते हैं? नॉर्थ में जाते हैं, ठीक है। चलो ऐसे कॉपी पैड ड्रॉ करना पहले, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। अब मेरे को आपने बताने हैं कौन कौन से वेक्टर की बना है। पहला वेक्टर कौन सा है? मोटरबोट। कहां जा रही मोटरबोट? कितना मैग्नीट्यूड है? किलोमीटर पर आवर है। ये कौन है? वेलोसिटी ऑफ मोटरबोट, ठीक है बेटा, लग गया पता। सेकंड कौन है? पानी। पानी किधर जा रहे हैं बेटे? ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब इधर किधर है? ईस्ट ऑफ साउथ है कि साउथ ऑफ ईस्ट है? इसका मीनिंग जो 60 डिग्री लिखा हुआ एंगल, लिखा कॉपी पे 60 डिग्री, वो 60 डिग्री पता क्या हुआ है? ईस्ट ऑफ साउथ बोला ना बाद में। 60 डिग्री किसके साथ बनाना है? साउथ के साथ। किसके साथ बनाना है? अगर साउथ ऑफ ईस्ट होता तो 60 किसके साथ बनता? तो और मैग्नीट्यूड कितना है? क्या उसकी वेक्टर की लेंथ इसके इक्वल हो गई, इससे बड़ी हो गई कि इससे कम होगी? ए 25 है तो वो 10 है, कट कितनी? हाफ तो भी कट होगी। किससे होगी? हाफ तो भी कट होगी। कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये ठीक है? पहले क्लियर हो गया? पहले अब आपने कॉपी पे डार्क तो करना नहीं है, पेन पेंसिल यूज कर लिया करो कंट्रास्ट में, ठीक है। डायरेक्शन कहां से आ गई? पेन से ड्रॉ कर ली, और पेंसिल से क्या करेंगे? ये नॉर्थ साउथ, वो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की। क्या ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे ओरिजिनेट कर रहे हैं? क्या ये दोनों वेक्टर मोटरबोट वेक्ट कर रहे हैं? मोटरबोट के ऊपर कौन कौन वेलोसिटी लगा रहे हैं? इंजन नॉर्थ में, और पानी कहां लगा रहा है? ईस्ट ऑफ साउथ में। अब यहां से ट्राइंगल बनानी इजी है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम? अब मैं दोनों बना के दिखाता हूं।
अगर आपने ट्राइंगल बनानी हो तो पहला वेक्टर कल यही पढ़ा था ना, बिल्कुल इसके पैरेलल, और ये ऐसे, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे ओरिजिनेट करते हैं तो हम इनके राउंड बनाते हैं पैरेललोग्राम। क्या बनाते हैं? बन गई पैरेललोग्राम। और उसी पॉइंट से जो डायगोनल होगी वो आपका कौन होगा? रिजल्टेंट, ठीक है। और अगर आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, ये पहला वेक्टर, जहां इसका हेड आया वहां से दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट कहां से आएगा? ये थर्ड साइड आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट टेक्निक क्या है? अगर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे ओरिजिनेट करोगे तो कौन सा लॉ लगाओगे? अगर आपने ऑर्डर में रखा, ये देखो, ये क्या है? टेल, हेड, फिर टेल, फिर हेड, ये दोनों ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट कौन होता है? क्लोजिंग साइड। ऑर्डर में क्या? आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। रिजल्ट देखो, देखो बिल्कुल पैरेलल सेम लेंथ के आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों में आपस में कितना एंगल है पहले क्या हमें वो पता है? इन दोनों में कितना एंगल बता सकते हैं? कितना आएगा? 120। कैसे आया? और क्या मैंने डायग्राम बना दिया थे, पहले को बन गया, और रिजल्टेंट क्या होगा? यही होगा ना, ठीक है बेटे। रिजल्टेंट स्पीड निकालनी है कि वेलोसिटी निकालनी है? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल लो? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटे बताओ, क्या यूनिट सेम है? ये 25 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आ रहा है, क्या यूनिट सेम है इनकी? तो कैलकुलेशन कर ले, आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा कि मीटर पर सेकंड में आएगा? किलोमीटर। कैसे निकालें? यहां पे क्या आएगा? 25 स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा? 10 स्क्वायर, 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू, और लास्ट में क्या आएगा? बेटे किसी को पता है cos 120 कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, cos 90 प्लस 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में cos क्या होता है? 90 पे चेंजेस आते हैं। क्या मैं ये पहले किया था? इसलिए किया था, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स क्यों किए थे? वेक्टर्स में डायरेक्शन के लिए किए थे। जितने भी मैथमेटिकल टूल किए हैं सारे रिपीट हो जाने। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी रिपीट हो गई हुई है, हमने निकाल ली हुई है, ये भी आ गया, ठीक है। बेटे cos 120 कितना आ गया? -1/2। जल्दी से वैल्यू बताओ फिर रिजल्टेंट की कितनी आएगी? 25 के 625, 100, और ये कितना आएगा? 2ab। तो 25 इंटू 10 250, 500 इंटू -1/2, कटिंग करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 170 के 475। बेटे 475 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है? 475 के पास के नियर अबाउट कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है? 484। 484 किसका होता है? 22 का। किसका होता है? अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक निकालने को, अपनी कॉपी लिखो, शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की छोटी सी ट्रिक, ठीक है। तो बाद में कॉपी कर ली साथ, ठीक है। अच्छा यहां तक आ गए, पहले 475 ही आ रहा है ना, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है? ये कर दो रेज, क्या हो जाए? कर दिए ना। देखो बेटे, ये शॉर्ट ट्रिक है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखो पहले। 475 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 400 है, 441 है कि 484 है? 400 है, 441 है कि 484 है? 484 है। कैसे लिखे इसको? 484 माइनस क्या लिखना है? 484 माइनस 9। तो इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर 484 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? क्या ये आंसर 22 से लेस आना है कि मोर आना है? कितना माइनस कर दिया? क्या करना है? कितना डिफरेंस है वो लिखो, और नीचे क्या करना है? 2 रूट, इसको ऐसे कर दो, 2 इंटू मीन्स फॉर्मूला क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो लिखो यहां पे। अगर ये प्लस है तो यहां प्लस, ये माइनस है तो यहां पे जो नंबर है ऊपर लिखा, नीचे 2 आना ही आना है। क्या आना है? पक्का आना है। और यहां पे कौन सा नंबर आना है? जो परफेक्ट स्क्वायर था। करेंगे सिंप्लीफाई इसको, कितना आएगा? 22 माइनस 9/44। 9 को 44 से डिवाइड करो, कितना आता है?
0.2 और 80 44 टू 88 होता है ना, तो टू रिमेंडर 2 बच गया 20, तो 0 200, तो ये 0.204 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 21.796। एग्जैक्ट आंसर आया, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, वहां पे भी आंसर यही होगा। ठीक है, लग गया पता? ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए होती है, क्या काउंट करना होता है, स्क्वायर रूट। भूलेगा तो नहीं? क्यूब रूट कभी आएगा आगे, और जब आएगा तब देखेंगे। स्क्वायर रूट तो कॉमन है ना, मिलता ही रहता है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं अनु? क्लास 12th में ना हमारे सिलेबस में एक चैप्टर होता था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें एक एक्सरसाइज में करवाते थे, बड़ा इजी टॉपिक था, पता नहीं सीबीएसई ने क्यों कट कर दिया, उसमें ये बताया जाता था। ठीक है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th। अभी हम डेरिवेटिव पढ़े हैं ना, हमने उनका अप्लाई कर रहे हैं। ये जो भी रिजल्ट आया कहां से आया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन पढ़ी थी। निकल गया आंसर? क्या ये मैग्नीट्यूड निकला है कि डायरेक्शन भी है? फिर तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट कुछ ऐसा था ना, बताओ उसका एंगल अल्फा बनाना, किसके साथ बनाए अल्फा, इसके साथ नॉर्थ डायरेक्शन के साथ के करंट के साथ, जो आप बोलोगे उससे निकाल लेंगे। मान लो मैंने अल्फा बना दिया किसके साथ, तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल बनता है उसको नहीं लिखना। एंगल किसके साथ बना है, वो मोटरबोर्ड के साथ ना, मोटरबोर्ड की स्पीड कितनी थी, उसको नहीं लिखना, किसको लिखेंगे, 10 sin 120 ओवर 25 प्लस 10 cos 120। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, कल पढ़ो अपनी कॉपी पे क्या था, ए बी साइन अल्फा अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था? रिजल्टेंट की अगर डायरेक्शन निकालनी होती है तो क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे बी कौन है, एंगल अल्फा बना है 25 के साथ, इसलिए 25 ही लिखा, कौन लिखा है, दूसरा वेक्टर 10, और नीचे नीचे क्या है 25 प्लस 10। अब इसके बाद क्या करना है, आपने साइन 120 की वैल्यू पुट करनी है, कॉस 120 करनी है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर लिख देना बस। ठीक है, वट एवर का आंसर जो भी आता है लिख देना, बस इतना लिख के छोड़ देना है। हाँ, अगर tan की वैल्यू 1 आती है तो एंगल 45, tan की वैल्यू √3 आती है तो 60 डिग्री, माइनस 1/√3 आती है तो 30 डिग्री। अगर इनके अपार्ट कुछ भी आता है जिसका बारे में हमें पता ही नहीं है तो ऐसे लिख के आएंगे। बस ध्यान रखना, अगर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पूछा होगा तो यहां तक आंसर किया था, और अगर डायरेक्शन पूछी हुई है, यहां सिंपल लिखा हुआ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है और क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये 2 मार्क में आता है। 3 में अगर आया तो डायग्राम के बनाने के नंबर मिलेंगे, एक नंबर रिजल्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालने का मिलेगा, और एक नंबर किसका मिलेगा, डायरेक्शन निकालने का। तो आपने मार्किंग स्कीम चेक कर लेनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो रेन फॉलिंग वर्टिकली with 30 meter per second, a rain falling vertically with 30 meter per second and wind blowing 10 meter per second, 10 meter per second from west to east, and wind blowing 10 meter per second from west to east. Calculate resultant velocity. Calculate resultant velocity. Resultant velocity निकालनी है। चलो, अब इसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ भी आ गया, अप एंड डाउन भी आ गया। क्या डायग्राम बनेगी, 2D के 3D बनेगी। अब जब 3D डायग्राम बनती है क्या करना होता है, देखो ईस्ट वेस्ट, और ये सॉलिड में कर दो अप, और ये सॉलिड में कर दो डाउन। ठीक है, और ये क्या होगा साउथ, और ये क्या होगा। अब ये डायग्राम कैसे है, प्लेन ऐसे, इधर क्या है साउथ, आपकी तरफ साउथ है, बोर्ड के अंदर क्या है नॉर्थ, ये अप है,
ये डाउन है, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, ये दिस इज 3D डायग्राम। ओके, ये ऐसे होते डायग्राम, इधर एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, और बाहर को क्या है आउटवर्ड क्या है जेड एक्सिस। मींस जेड एक्सिस के अलोंग कौन है साउथ, नेगेटिव जेड के अलोंग कौन है नॉर्थ, एक्स एक्सिस राइट साइड पे कौन है एक्स एक्सिस के अलोंग ईस्ट, नेगेटिव एक्स में कौन है वेस्ट। ठीक है, बारिश कहां आ रही है, वर्टिकली अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो ये कौन है रेन, कितनी स्पीड है रेन की 30 मीटर पर सेकेंड, और विंड कहां ब्लो कर रही है, कितनी स्पीड है विंड की, क्या निकालना है, क्या रिजल्टेंट निकालना है टोटल, ट्राइंगल और लगाएं कि पैरेललोग्राम लगाएं, क्या दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं कि ऑर्डर में है, तो फिर क्या बनाएं पैरेललोग्राम लगाएं, पैरेललोग्राम बना लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर कौन सा वेक्टर बड़ा होना चाहिए, रेन वाला वेक्टर विंड से कम 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए ना, तो ये कौन है, ज्यादा तो नहीं बड़ा किया बट शो करना है कि बड़ा नजर आए। रिजल्टेंट अगेन रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है कि मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेलोसिटी, फिर डायरेक्शन निकालने के नहीं, किसका निकालने, वर्टिकल के साथ कितना निकलना आया अल्फा। चलो बताओ पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, रूट 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 30, एंगल कितना दोनों में, वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन में एंगल कितना है, दिया नहीं तो कितना होगा 90, cos 90 कितना होता है, कितना आंसर आ गया 1000 आ गया। अब आप बताना 1000 के पास परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 30 स्क्वायर होता है 900, 31 स्क्वायर होता है 961, 32 स्क्वायर होता है 1024, कितना होता है, अब 961 इसके पास है कि 1024 इसके पास है, तो बताओ भी कैसे निकाल लें, अपनी कॉपी पे निकालो सारे, 1000 को कैसे निकाल लेंगे, 1024 माइनस कितना आएगा 24/2 इंटू, ऐसे ही आएगा, ठीक है कि नहीं, करो जल्दी कैलकुलेशन। तो ये कटिंग हो गई, तो ये ऊपर क्या हो गया 8, ये आ गया आपके पास 3 4 3/8, 3/8 कितना हो गया 0.375, तो आंसर कितना आ गया 31.625, ठीक है, यही आंसर आएगा। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ्स होती है, तो मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए जितनी मैंने की है, ठीक है, क्योंकि आप कभी यंग हो, मेरी तो एज हो रही है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है भाई, इतना रिजल्टेंट आ गया, कैलकुलेशन कोई गलती है तो बता दो बेटे। देखो हम रेन कहां जा रही है नीचे, मैं कैसे जा रहा हूं, यहाँ विंड कैसे जा रही है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली डाउन और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना होता है, चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं चाहे इधर, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल में एंगल ऑलवेज 90, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये चीजें, स्टेटमेंट खुद देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एंगल निकालना है, बताओ भी tan अल्फा कितना आएगा, अल्फा किसके साथ बना है, रेन के साथ के विंड के साथ, तो विंड की स्पीड आएगी 10 sin 90/30 प्लस 10 cos 90, तो कितना आ गया 1/3, और tan की वैल्यू 1/3 पड़ी कभी नहीं पता ना हमें, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पड़ी थी, 10th में क्या पढ़ा, अब ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या ये नहीं कहना tan यहां पे है तो उधर जाके 1/tan हो जाएगा, वो नहीं कहना, वो गलत है, यहां पे एक tan है तो उधर जाके क्या होगा tan इनवर्स, क्या होना है, और इतना ही छोड़ना बस कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आ गई है। इसका मीनिंग अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे को बारिश कैसे फील हो रही है, सीधी फील हो रही है कि टेढ़ी फील हो रही, सीधी की टेढ़ी, टेढ़ी आ रही है। नोटिस करना कि जब बारिश बिल्कुल सीधी आती है ना
बिल्कुल सीधी, तब बारिश काफी देर तक चलेगी। बट अगर बारिश टेढ़ी आने लग गई, ऐसी आनी शुरू हो गई ऐसे, तो बारिश थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। क्यों होती है पता? हवा चल रही है, हवा ने जब पानी में पुश करता है तो बदलाने की कर देना, हार्डली वो 10 या 15 मिनट तक होएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। जो रिसेंटली बारिश आई थी, स्कूल में एक दिन गड़े पड़े थे, वो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए हुए थे। क्यों? वो भी कैसे आ रहे थे? स्लॉप में, ऐसे थे ना, हवा चले, बादल क्या हो गए? पुश हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में है, तो हमने करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, if resultant of two vectors p and q, if resultant of two vectors p and q is p plus q, is p plus q and p minus q, p plus q and p minus q, then calculate the angle in each case. Calculate the angle between them लिखना, calculate the angle between them in each case. दोनों में एंगल निकालना है, ईच केस में कितना आएगा वो बताना आपने। अच्छा बताओ भी, पहला वेक्टर कौन है? P, दूसरा कौन है? Q। इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है जी। पहले केस में रिजल्टेंट कितना बोला? कोई बताएगा क्या करें? हाँ, थीटा निकालना है। कैसे निकालें? यहां पे स्क्वायर रूट है, यहां पे है नहीं, क्या करना चाहिए? कॉपी खोलो, स्क्वायरिंग करो। क्या आएगा स्क्वायर करके? क्या रिजल्ट आएगा? पी स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगा? 2pq इक्वल टू 2pq cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? यहां पे 1 cos की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? और ये तो हमने स्पेशल केस किया भी था। पहला स्पेशल केस क्या था? दो वेक्टर ऐड कब होते हैं? पैरेलल होते हैं। पहला यही था रिजल्टेंट p प्लस क्यू, दूसरा क्या बोला रिजल्टेंट? वो कब होते थे? मतलब आंसर क्या चाहिए? 180। वो खुद प्रूव करना आपने। आप यहाँ पे अगर p माइनस क्यू करोगे तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे -1 है, कॉस की वैल्यू -1 कहां पे होती है? 180 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर होगी चीज पहले? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कर ली सभी ने? कोई बताएगा मेरे को ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखवाया था और मैंने कहा था कि ये बड़े सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस, एक होता है इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस, और एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट। बड़ी सारी फिजिक्स चलती है इसके ऊपर। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कैसे हैंडल करें इसको। ये पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन हमारा इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना हमने। चल रहे क्वेश्चन लिखो। इफ